नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे एनसीईआरटी भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें मैंने दोस्तों इस बुक के आपको 4 लेसन करवा दिए हैं। आज 5वां लेसन करेंगे नदी, जलप्रपात एवं झीलें। इस बुक के बारे में सब लोग दोस्तों पूछते हैं मेरे से किसकी है, तो दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज नंबर 8 महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक आती है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ सार संग्रह सीरीज नंबर 8 महेश कुमार वर्णवाल। वस्तुनिष्ठ भी आती है दोस्तों, वन लाइनर भी ऐसी बुक आती है। देखिए, निम्न में से कौन सी, और इस बुक में दोस्तों इतिहास, राजनीति, भूगोल सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारदन मुख बनाती है? तो ज्वारदन मुख कौन सी नदी बनाती है? ज्वारदन मुख को दोस्तों एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। आपको बता दूं दोस्तों, पूर्व की ओर जितनी भी नदियां लगभग बहती है वो सारी की सारी नदियां डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। और इधर दोस्तों जो नदियां बहती है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी दोस्तों जो पहाड़ी है उनके बीच संकरी घाटी से गुजरती है नदी, तब दोस्तों वो अपने साथ जितने भी अवसाद वगैरह लाती है वो समुद्र में ही ले जाती है। लेकिन इधर डेल्टा बनाती है, वो नदियां क्या करती है? अवसाद वगैरह यहाँ डेल्टा में यहाँ बिछा देती है, पंजाकार रूप में दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ज्वारदन मुख कौन सी नदी बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती बनाती है दोस्तों। देखिए, ब्रश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वारदन मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती ब्रश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। देखो, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैंने आपको बता दिया, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा के लगभग समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल। दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट जिलों वाला जिला, तो दोस्तों ये नैनीताल है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाता है? नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात है, ये श्रावती नदी पर है। कौन सी? श्रावती। तो याद रखना, कर्नाटक में जोग प्रपात है, ये श्रावती नदी पर स्थित है। देखिए, जोग प्रपात कर्नाटक में शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक श्रावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट और देखिए रोरर और दामबाल से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। तो यह चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील इनमें से बताइए। पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या बेबनाद झील। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, केरल राज्य में अवस्थित बेबनाद झील भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुनमद्दा झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रखना, भारत की सबसे लंबी झील केरल राज्य में स्थित है बेबनाद झील, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों, भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है, भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, किस राज्य में स्थित है। तीसरा आपको बताना है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारदन मुख बनाती है?
तो नर्मदा बनाती है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी है जो ज्वारधरमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों की दोनों दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वारधरमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां प्रायद्वीपीय के पूर्व में डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टा बनाने वाली नदी है दोस्तों कृष्ण, गोदावरी और महानदी। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। दोस्तों बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के बाएं तट से मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर शहर के निकट यमुना के दाएं तट पर मिलती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी। खारी नदी है ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है दोस्तों जो गुजरात राज्य में स्थित मट्टन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्या है? अंग है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, याद रखना। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, ठीक है, और दक्षिण की गंगा या वर्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो दोस्तों देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड जिले के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और ये दोस्तों रुद्र प्रयाग है। नेक्स्ट है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। देखिए भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील। तो निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिकट झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसका 97% भाग है और तमिलनाडु में 3%।
और देखिए कि सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप झील है दोस्तों, अनूप झील यानी लेगून झील है दोस्तों, अनूप झील या लेगून झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये बात भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। दोस्तों कावेरी नहीं मिलती है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो कावेरी नहीं मिलती है अरब सागर में। बाकी पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में मिलती है। देखिए भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूर्व की ओर तो कुछ पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूर्व की ओर प्रभावित होती है। नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कयाल क्या है, कयाल कयाल क्या है दोस्तों, तो कयाल है केरल के लेगून। दोस्तों जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं एवं पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाता है तो उसे अनूप लेगून कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट अनूप के प्रमुख उदाहरण है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल। जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बेबनाद कयाल। दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे भारत है, यूं मान के चलिए ऐसे कोई नदी आ रही है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कोई नदी आ रही है। अब इसको और अच्छे से समझना दोस्तों, यहाँ पर स्थल भाग है, यहाँ पर समुद्र वाला भाग है। अब देखिए दोस्तों, जब नदी मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू, या तो समुद्र की धाराओं के द्वारा बालू रेतियां बिछा दी जाए या पवनों के द्वारा यहाँ पर बिछा दी जाए, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो मिट्टी का अवसाद है वो यहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ पर जमा हो गया दोस्तों, तो इधर क्या होगा, पानी सा ऐसे हो जाएगा, तो एक झील सी बन जाएगी, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, बालू का ऐसे दोस्तों टिल्ला सा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, बार बार ऐसे आएगा। तो इसी से दोस्तों ये लेगून झीलों का निर्माण होता है। तो इसे आप दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और अनूप झील, लेगून झील एक ही होती है और लेगून झीलों को कयाल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पुनमाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बेबनाद कयाल आदि। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों कैलाश पर्वत से होता है, याद रखना। देखिए सिंधु नदी कैलाश पर्वत माला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाद क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकराना तट पर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युगम सुमेलित नहीं है। हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोहना, राहु, दशोंग, कांची, लोध, बाकर। तो दोस्तों लोध, बाकर ये सुमेलित नहीं है। लोध जलप्रपात या बुड्ढा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बुड्ढा नदी पर स्थित है। दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ध्यान रखना, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर ही है, जोहना राहु नदी पर है, दशोंग है ये कांची नदी पर है, और ये लोध जलप्रपात है ये दोस्तों इसे बुड्ढा घाटी जलप्रपात भी बोलते हैं, बुड्ढा नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का पूछ रहे दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको पूछिए, मैंने बताया था श्रावती नदी के ऊपर है जोग जलप्रपात। उसको दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और जोग सरगोप्पा इस तरह से भी उसका एक अन्य नाम है, ठीक है। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों श्रावती नदी पर। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो दिहांग। देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में दोस्तों इसको
ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर भेड़ा। दोस्तों राजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर और भेरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का आकर्षक केंद्र है। तो रजरप्पा ये जलप्रपात है दोस्तों, और ये दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है दोस्तों। चीन, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन में इसे सांगपो कहते हैं दोस्तों। भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों लूणी है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूणी। देखिए लूणी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है लोकटक झील एक है। तो दोस्तों लोकटक क्या है? झील, ये मैंने बता ही दिया आपको। लोकटक क्या है दोस्तों? लोकटक एक झील है। तो देखिए लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित क्या है? एक झील है। काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य भी इसी झील के समीप स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना आप। ये काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य भी इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है दोस्तों। यहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क ये दोस्तों, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ संगाई हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है। तो सतलुज है दोस्तों। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सतलुज। देखिए सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर और दोस्तों प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्रवाहित होती है चंबल नदी। देखिए चंबल नदी है ये दोस्तों मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों। सांबर राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व निस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप
ही नमक का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 25 और आज का अंतिम प्रश्न, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लेगून झील है दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। कल पढ़ेंगे अपन दोस्तों भारत से संबंधित जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों आप एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए। और मैं दोस्तों 100% क्या 101% गारंटी लेता हूँ, यदि ये बुक अपने अच्छे से याद हो जाती है तो रीट में प्रश्न यहीं से आ जाएंगे अपने, टेंशन मत लीजिए। भारत के भूगोल ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, क्योंकि भारत का भूगोल है उसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, प्रश्न आने हैं 5 नंबर के। ठीक है, बाकी 5 विश्व का भूगोल, 5 राजस्थान का भूगोल। ठीक है, एक संसाधन वाला, ऐसे करके 20 नंबर की है भूगोल। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर।